नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं चंद्रवर्धन और पीसीएस एडुकेयर में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मराठा राज्य तथा संघ के बारे में आधुनिक भारतीय इतिहास के तहत, जिसमें हम लोगों ने मराठा राज्य का उत्कर्ष जो हुआ था, जो उनका उदय हुआ था, उसके बारे में देख लिया था। और पिछले दो अन्य वीडियो में हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जान चुके हैं, उनका परिचय जान चुके हैं, उनके जो सैन्य अभियान थे, राजनीतिक जो उनका जीवन था, उसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे। अफजल खां से संघर्ष के बारे में, शाहिस्ता खां से संघर्ष के बारे में, यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं सूरत की प्रथम लूट के बारे में, जो कि 8 जनवरी 1664 ईस्वी को की गई थी। अब इसे लूट कहा जाए या फिर सूरत पर हमला कहा जाए, दोनों एक ही समान होगा, क्योंकि लूट तो ये थी नहीं। अंग्रेज और जितने भी आपके मुगल थे वो हमसे ही लूट करके सारा सामान ले जा रहे थे। अब अपनी ही सामान को वापस लेकर आना, इसको लूट कहना तो मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी इतिहास के अंतर्गत इसको प्रथम लूट और दूसरी लूट के रूप में ही पढ़ा जाता है, तो मैंने भी वही लिखा है। 8 जनवरी 1664 को यह लूट को अंजाम दिया गया था। इस समय तक क्या हुआ था, शाइस्ता खां पर सर्जिकल स्ट्राइक करके शिवाजी जो है उसको हरा चुके थे। शाइस्ता खां जो है वो भाग चुका था वहां से अपनी उंगलियां कटने के बाद और अपने पुत्र के मारे जाने के बाद। और जब वह औरंगजेब के पास पहुंचा तब औरंगजेब ने उसे बंगाल भेज दिया और फिर जो है लग गया कि भैया शिवाजी से कैसे निपटा जाए। उसने क्या किया था, सूरत उस समय क्या हुआ करता था कि मुगल साम्राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। सूरत बहुत ही धनी प्रदेश था। आप जैसा जानते हैं कि उस समय पुर्तगालियों, अंग्रेजों इत्यादि का जितना भी आपका कारखाना था, फैक्ट्रीज थी, वो सब सूरत में ही थी। इसके अलावा सूरत जो था वह आपका समुद्र तट पर था। इस कारण से वहां पर अनेक जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए आते थे। बहुत सारे धनी सेठों का वहां पर महल हुआ करता था और बहुत सारी धन संपत्तियां हुआ करती थी। अब शिवाजी जो थे इधर संघर्ष करते करते उनका धन संपत्ति वगैरह जो है समाप्त होने वाला था और जो साम्राज्य विस्तार उनको करना था, जो सेना उनको बनानी थी, उसके लिए तो धन की आवश्यकता थी ही। इसके अलावा औरंगजेब से भी बदला लेना था। उसने शाइस्ता खां को भेजा था, बहुत लूट मार मचाई थी पुणे में और बाकी जो भी मराठा साम्राज्य थे उसमें। तब शिवाजी ने एक योजना बनाई। शिवाजी ने क्या किया कि अपना एक वकील था, वहीर्दी नाइक, उसको वकील कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं गुप्तचर। तो वहीर्दी नाइक को शिवाजी ने क्या किया कि भेज दिया सूरत और वहां पर उसने जो है भेष बदलकर बहुत सारे राज प्राप्त किए कि कहां पर कितने सैनिक होते हैं, कितनी धन संपत्ति कहां से लूटी जा सकती है, कहां से धन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो सकता है। अब सोचिए, उस समय न कंप्यूटर है, न कुछ है, कोई भी आपका उपकरण नहीं है, फिर भी उसने अपने दिमाग में पूरे सूरत का नक्शा बसा लिया इस तरीके से कि जाकर के शिवाजी को सारा कुछ बता दिया, किस प्रकार से लूट को अंजाम दिया जा सकता है, किस प्रकार से योजना बनाई जा सकती है। और तब शिवाजी ने अपने दरबारियों को बुलाया और फिर जो है सूरत को लूटने की योजना तैयार की गई। अब सूरत को लूटने में उन्होंने एक मार्ग चुन लिया अपना कि इस मार्ग से होकर के हम लोगों को जाना है। यहां पर आप मार्ग देख सकते हैं कि कौन सा मार्ग उन्होंने चुना था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अफवाह फैला दी, विभिन्न जगहों पर अफवाह फैला दी गई। औरंगाबाद में जहां पर आपका मुअज्जम जो कि औरंगजेब का बेटा था, जो कि बाद में बहादुर शाह प्रथम के नाम से आपका मुगल सम्राट भी बना था, वह शासन कर रहा था, उसको दक्षिण में भेजा गया था। तो औरंगाबाद में खबर फैला दी गई कि यहां पर लूट होने वाली है और औरंगाबाद में आपका मुअज्जम तैयार है सेना को लेकर के। अन्य स्थानों पर भी अलग अलग अफवाहें फैला दी गई कि यहां लूट होने वाली है, वहां लूट होने वाली है। तो सब लोग जो है वो तैयार थे, लेकिन सूरत जो था वो निश्चिंत था। सूरत में उस समय औरंगजेब ने इनायत खां को तैनात किया हुआ था। इनायत खां जो था वो बड़ा ही भ्रष्टाचारी आदमी था। औरंगजेब ने उसको 4000 सैनिक रखने को कहा था, लेकिन वहां पर वो 1000 ही सैनिक रखता था और बाकी जो आपके सैनिक हैं उनका वेतन खुद ही डकार जाता था। अब इस प्रकार से जो मुगल सैनिक थे वहां पर कम थे, ठीक है, 1000 सैनिक ही मात्र थे। इनायत खां को खबर भी लगी कि सूरत में लूट करने वाले हैं शिवाजी, लेकिन उसने कोई ध्यान ज्यादा दिया नहीं, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें इस प्रकार की उड़ती रहती थी, ठीक है। अब इधर शिवाजी जो है वो निश्चिंत हो गए, बाकी सब अपनी सेना को तैयार कर करके और रखे हुए थे, लेकिन शिवाजी जो है वह 300 किलोमीटर अंदर तक घुस गए और वहां पर जो है
उन्होंने अपना डेरा डाल दिया। अब उन्होंने क्या किया कि विभिन्न जो सेठ थे, विभिन्न जो आपके बड़े बड़े लोग थे सूरत के, उन सबको पत्र लिखा। पत्र लिख करके कहा कि यदि आप लोग अपनी धन संपत्ति का कुछ हिस्सा हमें दे देते हो तो हम आप पर आक्रमण नहीं करेंगे। बहुत सारे जो लोग थे वो तो मान गए, लेकिन एक जो था आपका बड़ा हठी था वो माना नहीं, और उसने क्या किया, अपने वकील को भेज दिया। उसने क्या किया कि शिवाजी पर आक्रमण करने की सोची। उसने चाकू लिया और शिवाजी पर वार कर दिया। शिवाजी तो बच गए, लेकिन वहीं पर उनके सैनिकों ने उसका हाथ काट दिया। और इस प्रकार से शिवाजी ने फिर मन बना लिया कि नहीं, अब जब आक्रमण हो चुका है तब जो है हम लूट करेंगे ही करेंगे। उधर जो फ्रांसीसी थे वो पहले ही हार मान चुके थे, शिवाजी के सामने अपना समर्पण कर चुके थे। उन्होंने अपनी संपत्ति का बड़ा हिस्सा जो है वो दे दिया। उस समय क्या था कि जॉर्ज ऑक्सडाइन जो था वह अंग्रेजों का प्रधान था। अंग्रेजों की जो कोठी थी उसका प्रधान था जॉर्ज ऑक्सडाइन। इसने अपने सैनिकों के साथ लड़ाई तो लड़ी, लेकिन अंत में जो है अंग्रेजों को भी हार माननी पड़ी मराठा सैनिकों के सामने, और उन्होंने भी जो है अपनी धन संपत्ति का बड़ा हिस्सा शिवाजी को दे दिया था। लेकिन अब जब उन पर हमला हुआ शिवाजी पर, तब उन्होंने मन बना लिया कि नहीं, अब तो लूटना ही है। तो मराठा सैनिकों को भेज दिया गया। उन्होंने बहुत सारी धन संपत्ति लूटी, लेकिन शिवाजी का स्पष्ट इंस्ट्रक्शन था कि कोई भी औरत हो, कोई भी बच्चा हो, कोई भी बुजुर्ग हो तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। जो समर्पण कर देता है उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, उसके खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी है। हमारा जो निशाना है वो मुगल होने चाहिए, और केवल मुगल जो संपत्ति है उसको हमको लूटना है। मुगल सैनिकों का कल्याण करना है, मतलब कि उनको मारना है, और बाकी जितने भी लोग निर्दोष है उनको कोई भी क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ऐसा ही किया मराठा सैनिकों ने। बाजार को आग लगा दिया और विभिन्न स्थानों से अलग अलग लूट करके, और उसके बाद फिर वो यहां से निकल चले। तो यहां पर देखते हैं कि सूरत की लूट उन्होंने की 300 किलोमीटर अंदर घुस करके, और उसके बाद उन्होंने यहां पर सूरत में लूट मचाई, या फिर कह सकते हैं उस पर हमला किया, या फिर एक तरह से सर्जिकल स्ट्राइक इसको भी कहा जा सकता है। अब वहां से फिर जो है सूरत की प्रथम लूट को जब उन्होंने अंजाम दे दिया, उसके बाद फिर वो निकल चले अपने जगह पर राजगढ़, ठीक है, और राजगढ़ जाकर के उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। इधर क्या किया, शाइस्ता खां के बाद जो है औरंगजेब अब समझ गया था सूरत की लूट भी हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि यार शिवाजी को तो अब मतलब हटाना ही होगा, शिवाजी से अब निर्णायक युद्ध लड़ना ही होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। शाइस्ता खां के बाद जो है राजा जय सिंह को असीम अधिकारों के साथ दक्षिण का सूबेदार जो है औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया। अब राजा जय सिंह जो थे वो आपके जयपुर के राजा थे, ठीक है, जयपुर के राजा थे। इससे पहले जो है मुअज्जम को, और आपका जो जोधपुर के राजा थे, जोधपुर के जो राजा थे उनको भी भेजा गया था शिवाजी से लड़ाई करने के लिए, लेकिन वो दोनों जो है वो असफल अब तक हो चुके थे। तब सवाई राजा जय सिंह जो थे उनको भेजा गया शिवाजी से निपटने के लिए। एक्चुअली क्या था, जय सिंह जो था उसने पहले जो है जब औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था और औरंगजेब जो है वो शाहजहां से लड़ रहा था, तब जय सिंह जो थे वो औरंगजेब उसका साथ दे रहे थे, आपके शाहजहां का साथ दे रहे थे और दारा सिकोह का साथ दे रहे थे। लेकिन जैसे ही राजनीतिक परिस्थिति बदली और उनको लगा कि औरंगजेब जो है वो अब मुगल सम्राट होने वाला है, तब उन्होंने पाला बदल लिया और फिर जो है औरंगजेब के साथ मिल गए थे। तो राजा जय सिंह को भेजा गया दक्षिण में और कहा गया कि शिवाजी को किसी भी तरह से हरा करके लाओ या फिर मार करके लाओ। अब राजा जय सिंह जो थे वो दक्षिण को अच्छी तरह से समझते थे। उन्होंने क्या किया कि विभिन्न जो उनके सरदार थे उनको भी रिश्वत देकर के अपने में मिला लिया, और आसपास का जो आपका शिवाजी का क्षेत्र था उसके आसपास के जो राजा थे उन सबको अपने में मिला लिया। किसी भी तरीके से किसी को रिश्वत देकर के, किसी को धमकी देकर के अपने में मिला लिया। उन्होंने बहुत ही अच्छी रणनीति बनाई शिवाजी के खिलाफ। बाहरी जितने भी क्षेत्र थे, शिवाजी का जितना क्षेत्र था, छत्रपति शिवाजी महाराज का जितना क्षेत्र था, उसके बाहरी जितने भी आपके सम्राट थे या फिर राजा थे उन सबको अपने पक्ष में मिला लिया, ताकि शिवाजी को जो है कोई भी बाहरी मदद न मिल पाए। इसके अलावा पुर्तगाली जिनका प्रभुत्व हुआ करता था समुद्री इलाकों पर, उनको भी अपने में मिला लिया और अंग्रेजों को भी मिला लिया, ताकि शिवाजी को कहीं से भी कोई भी न धन संपत्ति मिल सके, न ही उनको कोई भी
आपका आश्रय मिल सके। इसके अलावा शिवाजी का जो क्षेत्र था उसमें भी विभिन्न गांवों में तहलका मचाना शुरू कर दिया, वहां पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और वहां के जो गांव थे आसपास के उन सबको खाली करवा दिया ताकि शिवाजी को जो है रसद भी न मिल सके उनकी सेना को। अब उसने जितना तहलका मचाया था और उसके पास मुगल सेना भी थी, इसके अलावा अंग्रेजों की सेना भी थी जो कि अत्याधुनिक थी और शिवाजी के सैनिक बहुत कम थे। शिवाजी के पास जो क्षमता तो बहुत अधिक थी, उनमें लड़ने की शक्ति बहुत अधिक थी, लेकिन उनका जो संसाधन था वो यहाँ पर कम पड़ गया और अंततः जो है शिवाजी ने संघर्ष नहीं छोड़ा, लेकिन 3 दिनों की वार्ता के बाद अंततः जो है उनको पुरंदर की संधि के लिए बाध्य होना पड़ा। अब पुरंदर की संधि जो है वो 22 जून 1665 ईस्वी को आयोजित की गई और यह जो है आपका मनुची, जो उस समय एक बाहरी यात्री था मनुची, उसके सामने उसकी उपस्थिति में यह शिवाजी और कछवाहा के राजा जो है आपके जय सिंह, इनके बीच में यह संधि हुई थी, पुरंदर की संधि। और मनुची ने अपने विवरण में इस संधि के बारे में लिखा भी है। इस संधि की शर्तें क्या थी, तो शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किले, उस समय तक 35 किले शिवाजी जीत चुके थे, उसमें 23 किले जो है वह मुगलों को दे देंगे, यानी कि औरंगजेब को दे देंगे। शिवाजी जो है वो मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे और सेवा भी करेंगे। सेवा करने का मतलब है जब भी उनको बुलाया जाएगा मुगल दरबार में तब वो हाजिर होंगे। और इसके अलावा शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब मिलेगा। 5000 ही मनसबदार जो है शिवाजी के पुत्र संभाजी को बना दिया गया। ठीक है, और शिवाजी से यह वचन लिया गया कि जब भी उनको बुलाया जाएगा मुगल दरबार में तब वो हाजिर होंगे। ठीक है, अब इसी दौरान जो है आपका छत्र उनसे राजा जय सिंह से शिवाजी की मुलाकात भी हुई थी और जय सिंह ने उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया था। वो जानता था कि आखिर शिवाजी की क्षमता क्या है, उनका क्या वर्चस्व है, यह सब राजा जय सिंह जानता था। अब जो है राजा जय सिंह ने यह भी वचन दिया इस संधि के दौरान उनको कि आप जब भी औरंगजेब के दरबार में जाएंगे तब आपको मारा नहीं जाएगा, इसका वचन उसने दिया। और आपकी जो मान सम्मान है, जो स्वाभिमान है, उसकी रक्षा की जाएगी, इसका भी वचन राजा जय सिंह ने दिया और उसको उसने निभाया भी। जब 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी जो है आगरा के दरबार में पहुंचे, औरंगजेब ने उनको बुलाया और 12 मई 1666 ईस्वी को शिवाजी जो है वो आगरा के दरबार में पहुंचे, जहां पर उन्हें बेइज्जत किया गया। उन्हें जो है 5000 मनसबदारों के बीच में खड़ा कर दिया गया। पहले तो उनको वेट कराया गया, बहुत इंतजार कराया गया औरंगजेब का जो दीवाने खास था उसमें पहुंचने से पहले। तो शिवाजी पहले से ही गुस्सा थे और बाद में जो है उनको 5000 मनसबदार और 7000 मनसबदारों के बीच में खड़ा कर दिया गया तीसरी पंक्ति में। उसके बाद शिवाजी जो है बहुत ज्यादा नाराज हो चुके थे। वह दरबार में ही क्रोधित होकर के बोले कि कौन हूं मैं, ये तुम लोग जानते हो, फिर भी मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारे राजा के दरबार में 1 मिनट भी और ठहर नहीं सकता। तब जो है शिवाजी गुस्से से लाल हो गए और वहां से फिर निकल चले। वहां से जो जब निकले वो, तब औरंगजेब ने उनको बंदी बनाने का आदेश दे दिया और उनको जो है जयपुर महल में कैद कर दिया गया। पहले तो शिवाजी को मारने की और उनको जो है आगरा में ही बंदी बनाने का आदेश दिया गया, लेकिन जब वहां पर आपके जो ये है जय सिंह हैं, उनके पुत्र थे मान सिंह, उन्होंने औरंगजेब से कहा कि मेरे पिताजी ने वचन दिया था कि कोई स्वाभिमान भंग नहीं होगा, उन्हें मारा नहीं जाएगा, तो आप ये आदेश वापस ले लीजिए। तब औरंगजेब ने वो आदेश वापस ले लिया और उनको जो है राजा मान सिंह जो था उनके संरक्षण में जयपुर के महल में कैद कर दिया गया। लेकिन शिवाजी जो थे वो मान सिंह के नेतृत्व मतलब उसके भी कैद में रहने वाले नहीं थे। एक्चुअली क्या किया गया, शिवाजी को जो है आपका एक जयपुर के महल में कैद कर दिया गया। आंतरिक जो उसके बाहर पहरा था, आंतरिक जो पहरा था वो राजा मान सिंह के जो सैनिक थे वही थे, ठीक है। लेकिन बाहरी जो पहरा था वह आपका लगा दिया गया मुगलों का। बाहर में जो था, बाहरी जो घेरा था उसमें मुगलों का पहरा था। अब शिवाजी ने वहां से भागने की जो है वो कवायद करनी शुरू कर दी। उनको वहां से निकलना था, तभी तो स्वराज का विस्तार हो सकता था। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी बीमारी का बहाना बनाया। उन्होंने अपनी बीमारी का बहाना बनाया और रोज जो है मान सिंह का जो आपका जो जहां पर उनको बंदी बनाया गया था जयपुर का महल, वहां से रोज जो है फलों की टोकरी वो बाहर भेजने लगे। बोलने लगे कि भैया हम बीमार हैं, तो इसलिए जो है बाकी लोगों के लिए हम फलों की टोकरी भेज रहे हैं और सेवा बाकी लोगों की कर रहे हैं ताकि हम जो है जल्दी बीमारी से उबर जाए। तब
वहां पर बाहर में चेकिंग तो होती थी। अब बाहर में, अंदर में तो जो मान सिंह के ही सैनिक थे तो यहां से तो वो निकल जाया करता था, लेकिन बाहर में यहां पर जो है, जहां पर मुगलों के सेना थे वहां पर उसकी चेकिंग की जाती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, रोज आप कोई भी चीज भेजने लगते हो तो धीरे धीरे चेकिंग जो है वो कमजोर होने लगी। और जब उन शिवाजी ने देखा कि अब जो है चेकिंग नहीं होती है, जो मैं फलों की टोकरी भेजता हूं उसकी चेकिंग नहीं होती है, तब उन्होंने वहां से भागने की योजना बनाई और अपना एक हम शक्ल था उनका, ठीक है, एक हम शक्ल था उनका जिसका नाम था हिरोजी फरचंद। हिरोजी फरचंद को अपने जगह पर लिटा दिया उन्होंने और उसके हाथ में अपना कड़ा पहना दिया। अब फिरोजी, ये जो आपका हिरोजी फरचंद है वो लेटा हुआ है, पूरा शरीर उसका ढका हुआ है, केवल एक हाथ बाहर निकला हुआ है और उसमें शिवाजी का कड़ा है। तो जब मुगल सैनिक जाते थे तो देखते थे कि भाई शिवाजी तो यहीं पर लेटे हुए हैं, और तब तक जो है शिवाजी अपना भेष बदल करके और बाहर निकल भागते हैं, ठीक है। अब बाहर निकल जाते हैं वहां से और उसके बाद जो है वानी डिंडोरी नामक जगह पर जो है, डिंडोरी नामक जगह पर वो जाते हैं और वहां पर फिर जो है डिंडोरी का युद्ध होता है। मुगल सैनिक इधर जो है परेशान हो जाते हैं कि शिवाजी जो है वो भाग निकले हैं, हरकंप मच जाता है डिंडोरी में जाकर के, और मुगल सेना जो है उनको घेर लेती है। शिवाजी के साथ जो है डिंडोरी नामक स्थान पर युद्ध होता है और युद्ध में जो है शिवाजी जीत जाते हैं, मुगल सैनिक हार जाते हैं। और फिर शिवाजी जो है वो मुअज्जम के माध्यम से 1668 ईस्वी में औरंगजेब से संधि का प्रस्ताव रखते हैं। औरंगजेब तैयार हो जाता है और शिवाजी को राजा की उपाधि देता है और बीजापुर एवं गोलकुंडा से चौथ वसूलने का अधिकार भी शिवाजी को दे दिया जाता है। शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार में एक मनसब और जागीर भी दिया जाता है। लेकिन शिवाजी यहां से संतुष्ट नहीं होते हैं, शिवाजी को जो है और भी धन चाहिए होता है और औरंगजेब ने जो बेइज्जती की थी उसका भी बदला लेना था। इसके अलावा साम्राज्य का विस्तार करने के लिए जो धन की अभी आवश्यकता थी, तब उन्होंने जो है दूसरी बार लूट मचाने की सोची और 1670 ईस्वी में सूरत की दूसरी लूट को अंजाम दिया। इस समय तक क्या होता था कि आपका जो मुअज्जम था वह आपका औरंगाबाद में था, ठीक है, दक्षिण में मुअज्जम को भेजा गया था औरंगजेब के द्वारा, और वहीं पर जो है एक और, लेकिन मुअज्जम पर जो है औरंगजेब को जो है भरोसा नहीं होता था। तब उसने जो है एक अपना विश्वसनीय पात्र था जिसको कि मुअज्जम पर नजर रखने के लिए भेज दिया। अब मुअज्जम जो है वो औरंगजेब के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है और औरंगजेब जो है वो मुअज्जम पर विश्वास नहीं कर रहा है। तो इन दोनों में जो आपसी फूट हुई थी उसका लाभ शिवाजी ने उठाना सोचा और सूरत की दूसरी लूट को अंजाम दिया। लूट नहीं कह सकते, सूरत पर एक तरह का हमला कह सकते हैं। इस लूट में जो है शिवाजी को 66 लाख रुपए प्राप्त हुए, जिसमें सोने की एक पालकी भी शामिल थी, ठीक है। तो इस प्रकार से सूरत की दूसरी लूट को अंजाम दिया गया और फिर जो है वानी डिंडोरी का युद्ध हुआ 1670 ईस्वी में ही। यहां पर युद्ध जो है वो कंचन मंचन के दर्रे में लड़ा गया था, वानी डिंडोरी नामक स्थान पर, जहां पर सूरत लूट से वापस लौटते समय शिवाजी का मुगलों से सामना हुआ था। मुगल सेना का नेतृत्व जो है वो दाऊद खां और इखलास खां कर रहे थे, जिन्हें हराकर शिवाजी जो है रायगढ़ अपने स्थान पर पहुंच गए थे। और यहां पर भी जो है उन्होंने भेष बदला था, उन्होंने अपने बाल वगैरह जो है कटवा दिए थे, पगड़ी वगैरह उतार दी थी और सन्यासी का भेष उन्होंने धारण कर लिया था और सन्यासी के भेष में ही वो रायगढ़ पहुंच गए थे अपनी जीजाऊ के पास। जीजाऊ के पास जब वो पहुंचे तो सन्यासी के ही भेष में थे, अन्य जो उनके साथी थे वो भी सन्यासी के भेष में थे। उन्होंने जो है जब जीजाऊ से मुलाकात की तो अपनी पगड़ी उतार करके रख दी उनके कदमों में और उनके चरणों को चूम लिया। इससे जीजाऊ उन्हें पहचान गई और फिर जो है उन्होंने सारी कहानी जीजाऊ को सुनाई। 1671 ईस्वी में फतेहुल्ला खां को हराकर शिवाजी ने सलहेर के दुर्ग पर विजय प्राप्त कर ली और बुंदेलखंड से छत्रसाल बुंदेला शिवाजी से मिलने राजगढ़ पहुंचे थे। इसके अलावा 1673 ईस्वी में बाबू खां को मारकर उन्होंने पन्हाला का दुर्ग भी जीत लिया था। इसके बाद शिवाजी के राज्याभिषेक के बारे में देखते हैं तो 6 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी का राज्याभिषेक होता है। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। अपना राज्याभिषेक कराने के लिए शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान विश्वेश्वर भट्ट यानी कि गांग भट्ट को भी कहा जाता है, गांग भट्ट को बुलाया था। यह पूछा भी जाता है। विश्वेश्वर भट्ट की ही रचना है जिसका नाम है कायस्थ धर्म प्रतीप। कायस्थ धर्म प्रतीप यह विश्वेश्वर भट्ट की रचना है, याद रखिएगा।
राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने एक नया संवत भी चलाया था। इस अवसर पर उन्होंने सोने और तांबे के सिक्के जारी किए थे, जिस पर श्री शिवा छत्रपति उत्कीर्ण कराया गया था। लेकिन वहीं पर 17 जून को जो है शिवाजी की मां जियाबाई का देहांत हो जाता है और इस कारण उनका दूसरी बार राज्याभिषेक किया जाता है। 24 सितंबर 1674 को निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा तांत्रिक विधि से दूसरा जो उनका राज्याभिषेक है वो कराया जाता है। तो याद रखिएगा, निश्चलपुरी गोसाई के द्वारा दूसरी बार राज्याभिषेक कराया गया। इसके बाद जो है धीरे धीरे करके साम्राज्य विस्तार और भी होता है शिवाजी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का। लेकिन अंतिम अभियान उनका कर्नाटक अभियान होता है 1676 से लेकर 1678 ईस्वी के बीच। यह शिवाजी का अंतिम अभियान था। इसके तहत हुसैन खां भियाला से 1677 ईस्वी में यलबरगा का किला तथा अब्दुल्ला हबशी से 1678 में जिंजी का किला जीत लिया जाता है। जिंजी की विजय जो थी वही शिवाजी की अंतिम विजय थी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मृत्यु देखें तो शिवाजी की 3 अप्रैल 1680 ईस्वी को अत्यधिक ज्वर के कारण शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और इनका अंतिम संस्कार जो है वह सोयराबाई, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उनसे उत्पन्न राजा राम नामक उनके पुत्र ने किया था। शिवाजी की टोटल 7 पत्नियां थी। मैंने पिछले वीडियोज में 17 पत्नियां बताई थी, वो गलत था। यहां पर 7 पत्नियां जो थी शिवाजी की टोटल थी। शिवाजी की मृत्यु के समय संभाजी पन्हाला के किले में कैद थे, याद रखिएगा जरूर। शिवाजी की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी पुतली बाई जो थी वह सती हो गई थी। तो कौन सी पत्नी सती हुई थी? पुतली बाई। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से शिवाजी के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ा, किस प्रकार से उन्होंने दिलेरी से औरंगजेब का सामना किया, शाहजहां से किस प्रकार चतुराई से सामना किया, किस प्रकार से आदिल शाही से मुकाबला किया, यह सब हम लोगों ने देखा है। सैन्य अभियानों के बारे में जाना, सारा कुछ जाना, किस प्रकार का उनका बचपन था, यह सब भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद है आपको शिवाजी के बारे में इतनी अच्छी तरीके से तो किसी ने नहीं बताया होगा, खासकर एक ही वीडियो में, कुछ ही वीडियोज में। लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इतना पूरा यकीन है मुझे। वीडियो यदि पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको जो है सारे वीडियोज का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा यदि आपको नोट्स चाहिए इसका, तो जो मैं नोट्स से पढ़ा रहा हूं यही सेम नोट्स आपको मिल सकता है। और भी बहुत सारे नोट्स, जो भी आपको पीसीएस लेवल के नोट्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है 9525360283 पर। ठीक है, नंबर याद रखिएगा 9525360283। इस पर आपको जो है मुझे व्हाट्सएप करना है और आपको नोट्स मिलेंगे सारे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको हमेशा काम आएंगे और इससे ज्यादा एक्सप्लेन्ड नोट, जो डिटेल्ड नोट्स है, वो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, इतना तो मैं दावा करता हूं। ठीक है, क्योंकि विभिन्न स्रोतों से तैयार किया गया है इन्हें 4-4 किताबों के द्वारा। तो चलिए इसी के साथ यहां पर वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप शिवाजी के जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे, संघर्ष करना सीखेंगे, मुश्किलों में किस प्रकार से विजय हासिल की जाती है इसके बारे में सीखेंगे, विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार से खुद को मोटिवेट किया जाता है और अपने साथियों को मोटिवेट कर संघर्ष का राह चुना जाता है। यह सब आप शिवाजी से सीख सकते हैं और आप छात्र जो है उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।